अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंडीशनल ऑपरेटर्स पर 10 ड्राई रन्स के प्रॉब्लम करेंगे। ये आप प्रॉब्लम देख सकते हैं, ये 10 प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ड्राई रन किए जाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के प्रॉब्लम्स, और इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसमें सिंपल कंडीशनल ऑपरेटर भी हैं और नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर भी हैं। ये जो लास्ट दो क्वेश्चन हैं इसमें आपको नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर नजर आ रहे हैं, यानी एक से ज्यादा कंडीशनल ऑपरेटर हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सरसरी सा कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस तरह इफ एल्स को रिप्लेस करता है, फिर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का पर्पस ये होता है कि वो एक शॉर्ट एक्सप्रेशन है इफ एल्स की, और इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट ये होता है कि यहां पर हमारे पास एक कंडीशनल एक्सप्रेशन होती है, यानी कोई कंडीशन टेस्ट हो रही होती है, यहां पर आगे क्वेश्चन मार्क होता है। यानी याद रखें कि जब भी क्वेश्चन मार्क होता है तो इसका मतलब है हमने कोई डिसीजन लेना है। तो जब हम डिसीजन लेते हैं तो आंसर हमेशा बाइनरी में आता है, यानी 1 या 0 की फॉर्म में, या इधर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। तो अगर ट्रू ये एक्सप्रेशन हुई, हमारा आंसर होगा वो ये वाली एक्सप्रेशन सिलेक्ट हो जाएगी। यानी जिस तरह इफ एल्स के केस में होता था कि इफ की कंडीशन ट्रू होती थी तो हम इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते थे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम ये वाली एक्सप्रेशन जो कि एल्स के नीचे लिखी जाती है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बस फर्क है इफ एल्स के अंदर और कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 एक्सप्रेशंस हैं, इसी वजह से हम इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, और ये 3 एक्सप्रेशंस सेपरेटेड है क्वेश्चन मार्क और कॉलन के साथ। एग्जांपल यहां से देख लें, लिखा हुआ है x लेस देन 0 क्वेश्चन मार्क y इज इक्वल टू 10 कॉलन z इज इक्वल टू 20। अब x की कोई वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 10 है, तो 10 इज लेस देन 0 ये फॉल्स कंडीशन है। तो फॉल्स का मतलब है ये जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है ये एग्जीक्यूट होगी, यानी z को वैल्यू असाइन हो जाएगी कितनी, 20। और लेट्स सपोज कि आपके पास ऐसा होता कि x में पड़ा होता -5। अब -5 जो है वो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू वाली ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी, ये नेक्स्ट वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो y में वैल्यू 10 चली जाएगी, यानी y को 10 असाइन हो जाए। अब देखें एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट को यहां पर लिखा गया है, ठीक है, बताने के लिए कि 3 एक्सप्रेशंस आपके पास हैं, इसी वजह से इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, और इसी को ट्रांसलेट किया गया है इफ एल्स के अंदर आपको समझाने के लिए। इफ में हम क्या करते हैं, कंडीशन डालते हैं, और ये आपकी पहली कंडीशन है जो कि कंडीशनल एक्सप्रेशन है जो कि टेस्ट होगी इधर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इसका आंसर ट्रू फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू आता है तो हम राइट आफ्टर इफ के बाद जो स्टेटमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट कहां पर आएगी, इफ के बाद। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कॉलन के जो बाद लिखी हुई है ये एल्स के पार्ट में आएगी। अब यहां पर एक चीज नोट आप कर रहे हैं कि यहां पर कोई वेरिएबल हमने असाइन नहीं किया हुआ जिसमें इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर स्टोर होगा। तो उसको करने के लिए सिंपल इस एग्जांपल को देखें, ये हमारे पास कंडीशन है x ग्रेटर देन 100। अगर x में लेट्स सपोज 200 पड़ा है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो ये जो 0 वैल्यू है ये असाइन हो जाएगी इस a को। अब रिजल्ट जो है वो स्टोर करना चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो ये हमारे पास कोई इंटीजर वेरिएबल होगा इंट a, और a में हम स्टोर कर रहे हैं इस कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर का रिजल्ट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और इसको इफ एल्स की फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, यानी इफ x ग्रेटर देन 100 अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये जो a वेरिएबल आपके पास है ये किसके बराबर हो जाएगा, जो ट्रू में एक्सप्रेशन पड़ी है यानी 0 वैल्यू पड़ी है तो उसमें 0 चला जाएगा, और एल्स में जो फॉल्स वाली एक्सप्रेशन है, जो फॉल्स वाली वैल्यू है वो a में चली जाए। तो अब ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह काम करता है। अब हम ड्राई रन्स के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है इंट a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 10, और जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसका रिजल्ट हम इंटीजर एक रिजल्ट वेरिएबल है उसमें स्टोर कर रहे हैं, और रिजल्ट को फिर क्या कर रहे हैं, सी आउट भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जितने ड्राई रन्स के क्वेश्चंस है इनमें या तो हमने आउटपुट बतानी होगी, और अगर इन कोड स्निपेट के अंदर एरर हुआ तो हमने वो भी मेंशन करना है, क्योंकि एट टाइम्स क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि आउटपुट बताएं, और अगर आप समझते हैं कि इस एक्सप्रेशन में एरर है तो उस एरर को मेंशन करें कि वो क्या एरर है। तो अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी a ग्रेटर देन b। तो a की वैल्यू कितनी है, 5, b की वैल्यू 10, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि a तो छोटा है b से। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद जो फॉल्स वाला पार्ट है वो जो है असाइन हो जाएगा रिजल्ट को, यानी रिजल्ट में बेसिकली क्या चला जाएगा, b माइनस a। अब b की वैल्यू कितनी है, 10, और a की वैल्यू कितनी है, 5। सो 10 माइनस 5 कितना होता है, 5 होता है। सो रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, 5, और हमारा आंसर भी क्या प्रिंट हो जाएगा, 5।
क्वेश्चन नंबर 2, int x इक्वल 10 और यहां पर एग्जैक्टली उसी x को यूज करके हम कंडीशनल ऑपरेटर का आंसर स्टोर कर रहे हैं। सबसे पहले ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जाहिर सी बात है जो 10 है वो 5 से बड़ा है, ट्रू हमारे पास है, तो यहां पर हम एक कांस्टेंट वैल्यू को असाइन कर रहे हैं x के अंदर। और लेट्स सपोज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो फिर यहां पर दोबारा हम x को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों एक्सप्रेशन लिखी जाए। यहां पर वैल्यू लिखी हुई है और यहां पर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, क्योंकि ये वाला जो केस है ये आई ट्रू रहा है क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 5। सो हमारे पास x में क्या आ जाएगा, जो ट्रू वाले पोर्शन में वैल्यू लिखी हुई है या एक्सप्रेशन लिखी हुई है 12 लिखा हुआ है, तो x में कितना आ जाएगा 12। और जब हम सी आउट करेंगे तो वहां पर भी आंसर कितना आ जाएगा 12। और अगर ऐसा होता कि कंडीशन फॉल्स होती तो x जो है उसमें 5 चला जाता तो आपका फिर 5 प्रिंट होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, एक इंटीजर है नम, उसमें 11 हमने स्टोर किया हुआ है और हम इस एक्सप्रेशन को रन कर। सी आउट में बेसिकली हमने टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर को लिखा हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि देखें ये पैरेंथेसिस सी आउट से पहले है और ये पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, यानी ओपन हो रही है, ये क्लोज हो रही है। तो इस पूरी पैरेंथेसिस के अंदर हमने कंडीशनल ऑपरेटर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले चेक होगा कि जो नम है क्या वो इवन है कि नहीं, क्योंकि परसेंटेज 2 का मतलब है कि हम 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करते हैं। तो रिमाइंडर तो 1 आएगा, 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सही है, यानी हमारा नम जो है वो इवन नंबर नहीं है बल्कि ऑड है। अब अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला कौन सा पार्ट होता है, कॉलन से राइट साइड वाला। तो इसका मतलब है ये देखें क्या लिखा हुआ है, ऑड स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है या इसको कांस्टेंट कैरेक्टर्स कहते हैं। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑड प्रिंट हो जाएगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। और अगर यहां पर कोई इवन नंबर होता है, लेट्स सपोज 10 होता है, 12 होता है या कोई भी इवन नंबर होता तो फिर हमारा आंसर क्या प्रिंट हो जाता, इवन प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं स्टार लगा देता हूं। अब देखें ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, फर्क कहां पर है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट थी ना ये यहां पर नहीं है और इसमें कोई फर्क नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर देखें 3 पैरेंथेसिस ओपन हो रही है, यहां पर 2 हो रही है, यहां पर क्लोज हो रही है, यहां पर कोई क्लोज नहीं हो रही, यानी हमने एक पैरेंथेसिस उड़ा दी। अब इसका क्या आंसर आना चाहिए। अब एक चीज याद रखें, ये जो सी आउट ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो ये चीज है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये क्या लिखा हुआ है, नम, ये कंडीशन है कि नम आपका इवन है कि नहीं, तो नम तो ऑड है, तो ऑड का मतलब क्या हुआ कि कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। और फॉल्स किसको डिनोट करता है, 0 को। तो हमारा ये जो राइट वाला पोर्शन है ये टेस्ट ही नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। इसी वजह से ये जो पैरेंथेसिस है लगानी बहुत इंपॉर्टेंट, समझ आ गया। और अगर यहां पर कोई इवन नंबर होता तो तब आंसर कितना आ जाता, 1 आ जाता, बिकॉज ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है आपके टर्नरी ऑपरेटर से। सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर देखें ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x में 10 पड़ा है और कंडीशन टेस्ट हो रही है कि क्या 10 5 से बड़ा, वाकई बड़ा है। यहां पर आप देखिए कैरेक्टर लिखा हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैरेक्टर है और ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें इंटीजर स्टोर है, क्योंकि x हमारा इंटीजर है। तो अब होगा क्या, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है तो ट्रू वाले पार्ट में क्या पड़ा है, ए कैरेक्टर है, लेकिन क्योंकि आंसर स्टोर हो रहा है x में जो कि एक इंटीजर है, तो इस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू स्टोर होगी x के अंदर। तो x में क्या स्टोर हो जाएगा, कैपिटल A की आस्की वैल्यू होती है 65, तो आंसर क्या आ जाएगा 65। अगर आपका ये यहां पर कैरेक्टर कोई होता, उसमें रिजल्ट स्टोर कर रहे होते, तो तब फिर हमारे पास कैपिटल A डिस्प्ले होता, क्योंकि x इंटीजर है तो कैरेक्टर जब इंटीजर में स्टोर करेंगे तो उसकी आस्की वैल्यू स्टोर। प्रॉब्लम नंबर 6, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है टू बी ऑनेस्ट। यहां पर एक ऐसी चीज मैं आपको बताने लगा हूं जो कि शाजो नादर स्टूडेंट्स को पता होती है, और वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि याद रखें कि जब कंडीशन इवैल्यूएट होती है ना, तो जो ट्रू और फॉल्स वाला पार्ट है, यानी दोनों पार्ट हैं, इन दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, यानी सिमिलर डाटा टाइप होनी चाहिए। अब देखिए 10 क्या है, 10 एक इंटीजर है, ठीक है, और ये डबल कोट्स में 10 लिखा हुआ है, ये क्या, ये स्ट्रिंग है जिसको हम कांस्टेंट कैरेक्टर्स भी कहते हैं। हमें पता है कि इंटीजर और स्ट्रिंग जो है डिफरेंट डाटा टाइप्स के हैं, तो यहां पर टाइप मिसमैच हो गया। क्या हो गया, टाइप मिसमैच। आपके ट्रू और फॉल्स की दोनों डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, तो इस वजह से इसमें क्या आएगा, इसमें एरर आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, यहां पर देखें, अब यहां पर भी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग कैसे, क्योंकि जो ट्रू वाला पार्ट है उसमें हम सी आउट करा रहे हैं 10 को,
और जो फॉल्स वाला पार्ट है उसमें हम कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं 10। तो कंडीशन ट्रू, देखें यहां पर भी कंडीशन टेस्ट हुई, कंडीशन ट्रू थी, लेकिन दोनों डाटा टाइप ही मिसमैच है। तो एग्जैक्टली यहां पर भी सेम सिनेरियो है टाइप मिसमैच का। ये क्यों? क्योंकि ये जो देखें जो सी आउट होता है वो आपका स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है, यानी ये जो हम लेस देन लिख रहे हैं, सी आउट लिख रहे हैं, ये क्या करता है कि आपके इस स्ट्रिंग या कांस्टेंट कैरेक्टर को कंसोल पर प्रिंट करता है। ये ओ स्ट्रीम का ऑपरेटर है, क्योंकि जब हम आईओ स्ट्रीम लिखते हैं ना तो आई इनपुट के लिए, ओ आउटपुट के लिए, और सी आउट बेसिकली ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है जो कि आपके डाटा को पुट करता है कंसोल पर। और ये एक कांस्टेंट है, वैल्यू है जो कि इंटीजर है। तो दोनों की डाटा टाइप क्या है? डिफरेंट है, लिहाजा इसमें भी क्या आएगा? एरर आएगा। ये क्वेश्चन कराने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि कंडीशनल ऑपरेटर के किस किस्म के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर बच्चों को फंसाया जाता है, इस वजह से मैं ऐसे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, अब यहां पर देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। कंडीशन देखें ट्रू है, यस कंडीशन ट्रू है। तो इसमें अब दोनों सी आउट की आपके पास स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब है ये वैलिड क्वेश्चन। ये भी सी आउट है, ये भी सी आउट है, दोनों डाटा टाइप्स मैच कर रही हैं। तो क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 10, तो आपका कंसोल पर 10 प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो फिर सिंपल ये न्यूमेरिक में 10 प्रिंट हो। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे पास स्कोर एक इंटीजर वेरिएबल है, उसमें 45 पड़ा है, और जो आंसर है उसको हम एक कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ग्रेड जो है एक कैरेक्टर वेरिएबल है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर भी कैरेक्टर आना चाहिए, ठीक है ना। जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें कैरेक्टर को स्टोर कर रहे थे इंटीजर के अंदर, तो इस वजह से आंसर इंटीजर आया था। चेक करें कंडीशन जी, स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब स्कोर में 45 है, तो 45 50 से बड़ा तो नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो हम जाएंगे फॉल्स वाले पार्ट में। अब यहां पर एक और भी इंटरेस्टिंग थिंग है, ये नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर है। देखें, ये कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, अब ये पार्ट कौन सा आता है? ये ट्रू वाला पार्ट आता है, और ये पार्ट कौन सा आता है? ये फॉल्स वाला पार्ट आता है। तो क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, हम फॉल्स वाले पार्ट में जाएंगे, इस पार्ट में। तो इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है ये पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखेंगे स्कोर ग्रेटर देन 30, स्कोर में 45 है, कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी ट्रू। तो ये पार्ट कौन सा? ये ट्रू वाला, और ये कौन सा पार्ट है? फॉल्स वाला। तो इसका मतलब है कि जब ये स्टेटमेंट एवेल्युएट होगी, कंडीशन ट्रू क्योंकि हो गई, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? बी आ गया। तो इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई थी और फॉल्स वाले पार्ट का आंसर आता है बी, लिहाजा हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा और कैरेक्टर आएगा। अगर यहां पर कोई वैल्यू होती 50 या उससे ज्यादा तो फिर होता ट्रू, तो फिर हमें इसको इवैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन द ट्रू एक्सप्रेशन जो कि ए थी, फिर हमारा आंसर ए आ जाए। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। हमारे पास मल्टीपल इंटीजर्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, और ये हमारे पास दो नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। चेक करते हैं, पहले ई चेक करते हैं। सी इज लेस देन एफ, तो सी में देखें क्या पड़ा है? सी में 10 पड़ा है, और एफ में क्या पड़ा है? एफ में पड़ा है 0। तो क्या 10 0 से छोटा है? नहीं छोटा, तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। हम फॉल्स वाले पार्ट में जाएंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद पहला ट्रू एक्सप्रेशन होती है और ये फॉल्स होती है। हम यहां जाएंगे और इसको इवैल्यूएट करेंगे, और अभी ऊपर वाला प्रॉब्लम में एग्जैक्टली हमने सेम काम किया है, तो ये पहले इवैल्यूएट होगी। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं, डी ग्रेटर देन ए। डी में क्या पड़ा है? डी में पड़ा है 2, और ए में क्या पड़ा है? 14। तो ये कंडीशन में क्या होगी? फॉल्स। तो फॉल्स वाले पोर्शन में क्या लिखा हुआ है? सी माइनस बी लिखा हुआ है। सी में क्या वैल्यू पड़ी है? 10। बी में क्या वैल्यू पड़ी है? 7। सो 10 माइनस 7 आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। तो इस ई में क्या स्टोर हो जाएगा? ई में 3 स्टोर हो जाएगा, और हम सी आउट भी पहले ई कर रहे हैं, उसके बाद एंड एल है, हम अगली लाइन में आ जाएंगे और अब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, बी ग्रेटर देन ई पहले टेस्ट होगा। तो बी में क्या पड़ा है? बी में 7 पड़ा है। ई में क्या पड़ा है? ई में 0 पड़ा है। कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क की जो पहले वाली स्टेटमेंट होती है वो चलती है। तो अब इसमें आपका अलग से कंडीशनल ऑपरेटर लिखा हुआ है, इसी वजह से ये नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी या नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर यूज हुआ है। अब ट्रू वाले पार्ट में कंडीशनल ऑपरेटर है, ये कहां से स्टार्ट होता है? ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका ट्रू पार्ट है, ये इसका फॉल्स पार्ट है। तो अब ये इवैल्यूएट होगा, हमें इस फॉल्स पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब चेक करें जी, C इज लेस देन A। C में कितना पड़ा है? 10 पड़ा है, और A में कितना पड़ा है? 14। कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन होगी ट्रू।
तो ट्रू वाला पार्ट कौन सा है? ट्रू वाला पार्ट ये है डी मॉडुलो ऑपरेटर ए। तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। डी में कितनी वैल्यू पड़ी है? डी में 2 पड़ी है और मॉडुलो और ए में कितनी वैल्यू पड़ी है? 14। तो इसके कहने का मतलब है कि हम 2 को 14 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। अगर हम 14 1s और 14 करेंगे आंसर तो बड़ा हो जाएगा, लिहाजा करेंगे 14 zeros are 0, सो रिमाइंडर इज 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 2, क्योंकि हमारी ये कंडीशन ट्रू थी। तो ट्रू वाला पार्ट रिप्लेस हो जाएगा इस 2 के साथ। तो एफ में कितना आ जाएगा? 2, और हम यहां पर एफ को क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। तो इस वजह से ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर या नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। तो जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे कंडीशनल ऑपरेटर के, इसमें आपने देखा एरर्स भी आ रहे थे। तो एरर क्यों आते हैं? टाइप मिसमैच की वजह से। तो होप सो आपको काफी नया कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल फॉर न्यू वीडियोस, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज नासिर।